नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लेट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 2 ऑफ जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है कि नई साल की शुरुआत हो चुकी है और आई होप कि इस बार आप सभी ने बहुत अच्छे से अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया होगा और आने वाला जो साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कब अच्छा रहने वाला है? जब आप मेहनत करोगे, जब आप पढ़ोगे। तो अभी अगर आपने नई साल से ये कह सकता हूँ कि मैं इस बात का अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि हाँ, मैं इस साल कुछ अच्छा करने वाला हूँ, मैं अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगाने वाला हूँ, बेसिकली बहुत हार्ड वर्क करूँगा, तो ये साल जाते जाते 2025 ठीक है, आते आते ये तुम्हें मेहनत दे रहा है, जाते जाते ये तुम्हें रिजल्ट देकर जाएगा। मतलब अभी से अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है और जब ये साल का एंड होगा, जब आपका क्लेट का एग्जाम होगा, और जाहिर सी बात है आप सभी लोग जानते हो कि जनवरी 2026 आने से पहले क्लेट का रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो इस साल की स्टार्टिंग में अगर आपने मेहनत कर ली तो साल के एंड के अंदर आपको क्या मिलेगा? बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। बस इसी के साथ आज के हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज है 2 ऑफ जनवरी 2025। ठीक है, तो जैसा कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसी सीक्वेंस को करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आज 2 ऑफ जनवरी किस नाम से सेलिब्रेट होता है तो पहले ये देख लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर? न्यूज आर्टिकल्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो 2 जनवरी है, आज के दिन ऐसा क्या है, तो अगर डे की बात की जाए तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। ठीक है, तो वो हमारे काम का कोई है नहीं, लेकिन आज ही के दिन क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में जो कि हमें जानना जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इंडिया में रहता हूं, ठीक है, और मैं इंडिया में रहते हुए कुछ ऐसा काम करता हूं कि जिस काम की वजह से मेरे भारत का क्या होता है, रेस्पेक्ट बढ़ती है दुनिया में, या कुछ अच्छा अचीवमेंट करता हूं मैं जो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आती है किसी भी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो उस केस में मुझे इस कंट्री का क्या दिया जाता है? तो याद रखना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि किसी एक कंट्री के सिविलियंस को, लोगों को उस देश का हाईएस्ट अवार्ड देना। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो आप कहोगे सर भारत रत्न है। ठीक है, क्योंकि आप भारत की क्या हो, रत्न हो, आपने भारत का नाम बड़ा रोशन किया है, उसको बहुत ज्यादा आगे पहुंचा है तुम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो भारत रत्न है, जो इस बार 5 लोगों को दिया गया था 2024 के अंदर, हम पढ़ चुके हैं पहले, ये जो भारत रत्न है ये पहली बार याद रखना 2 ऑफ जनवरी 1954 को दिए गए थे। और 2 जनवरी 1954 को जो भारत रत्न दिए गए थे, देता कौन है? प्रेसिडेंट। तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और वो बिना किसी अपोज के चुन लिए गए थे, उनको इलेक्ट कर लिया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेजेंटेड फर्स्ट भारत रत्न ऑन 2 ऑफ जनवरी 1954। समझ गए? इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब भी उसके साथ साथ दिए जाते हैं। जब पहली बार ये दिया गया था तो 3 लोगों को दिया गया था। सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, जिनको भारत की तरफ से पाकिस्तान के पास भेजा गया था। मैंने आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था कि 1944 के अंदर राजगोपालाचारी फॉर्मूला भेजा जाता है, जिसमें इंडिया कहता है, यानी कांग्रेस कहती है, पाकिस्तान से यानी मुस्लिम लीग से, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना से, कि तुम भारत से अलग मत हो। ठीक है, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दूसरे कौन थे? तो याद रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे हमारे? तो पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये भी याद रखना। और तीसरा पर्सन किसको दिया गया था? तो सीवी रमन को दिया गया था, इस बात को भी ध्यान रखना। और सीवी रमन के नाम से क्या बनाया जाता है? तो 28 ऑफ फेब को हम क्या बनाते हैं? नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। कब? 28 ऑफ फेब को। तो इन 3 लोगों को पहली बार दिया गया था, इस बार 5 लोगों को दिया गया था। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 2 ऑफ जन 1954 को। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे न्यूज आर्टिकल्स की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो, 77 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड, इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज नाउ ओपन इन तमिलनाडु। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इंस्टाग्राम पे रील देखी होंगी कि एक कांच का ब्रिज बना हुआ है, ग्लास ब्रिज बना हुआ है, जिसके ऊपर लोग चल रहे हैं। बहुत सारे लोग उसमें नीचे देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियोस देखी होंगी।
तो हम ये कहाँ पर था, चाइना में था, ठीक है। चाइना में कहाँ पर बना हुआ था, तो याद रखना जंगजियांस ग्लास ब्रिज इसको कहा गया था। सेम ऐसा ही भारत में भी क्या बना दिया गया है, तो एक ग्लास ब्रिज बना दिया गया है। तो आपसे सिंपल वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा पहला स्टेट बना है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर ग्लास ब्रिज को ओपन किया गया है। तो सिंपल याद रखना कौन सा स्टेट बन चुका है, तमिलनाडु। और कौन है वहां के सीएम, तो आप जानते होंगे एमके स्टालिन। कहां पर बनाया हुआ है, तो याद रखना 77 मीटर लॉन्ग उसकी लेंथ है, हर एक पॉइंट को फैक्चुअल याद रखना है। इसकी विड्थ कितनी है, तो 10 मीटर यानी 10 मीटर चौड़ा है, 77 मीटर लंबा है, लॉन्ग है, 133 फीट की हाइट पर बना हुआ है, ठीक है। सिंपल याद रखना कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, तो 37 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा, किसको कनेक्ट करता है, तो विवेकानंद मेमोरियल जो है, रॉक मेमोरियल, उसको कनेक्ट करता है, किससे, थिरुवल्लुर स्टैच्यू को कनेक्ट करता है। अब देखो दो नाम है, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप जानते होंगे, जिनके नाम पर अभी हम देखेंगे 12 जनवरी को क्या बनाया जाता है, नेशनल यूथ डे, है ना, कि हम चाहते हैं कि भारत का युवा ऐसा हो, तो हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे बनाते हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल वहां पर बना हुआ है। आपने शायद देखा होगा जब इस बार 2024 में लास्ट ईयर कह सकता हूँ ना, 2 दिन आगे बढ़ चुके हैं, तो लास्ट ईयर जो हमारे इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब अपना इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है तो वो 2-3 दिन की साधना पर चले जाते हैं, बेसिकली आपने देखे होंगे ये तरीके ना। तो इस बार कहाँ गए थे, तो यहीं पर गए थे स्वामी विवेकानंद के रॉक मेमोरियल के अंदर तमिलनाडु में, ठीक है, कन्याकुमारी बेसिकली, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करता है किससे, थिरुवल्लुर स्टैच्यू। अब थिरुवल्लुर को ना याद रखना, अगर तमिल की हिस्ट्री देखोगे, है ना, वो साउथ इंडिया की अगर तुम हिस्ट्री जानने की कोशिश करोगे तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम आता है जिसको हम क्या कहते हैं, थिरुवल्लुर। और जो थिरुवल्लुर है वो एक एंशिएंट तमिल पोइट है, ठीक है, फिलोसोफर थे, ठीक है, एक विजनरी पर्सन थे। उनके द्वारा कही हुई बातें, उनके द्वारा किए हुए काम आज भी काम में लिए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे इन्होंने टोटल थ्रू इनका जो कह सकता हूं कि जो चीजें इन्होंने लिखी थी बेसिकली ना, उनको क्या नाम दिया गया, थिरुकुर्रल, ठीक है। और जो थिरुकुर्रल है वो लगभग 1330 कपलेट्स उसके बने हुए हैं। सिंपल फैक्चुअल याद रखना, 3 पार्ट में टूटा हुआ है। एक है धर्म, जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में बताया, एक है अर्थ, जिसमें उन्होंने वेल्थ को कैसे मैनेज करना है बताया, एक है कामा, जिसके अंदर उन्होंने लव और इन सब के बारे में लिखा है, ठीक है। तो आप जब कभी साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पर इनके बारे में बहुत सारी बातें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो इन दोनों जगहों को क्या करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज यहां से निकल कर आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। जो दूसरी न्यूज है हमारे सामने, देखना, टीएम कृष्णा रिसीव संगीता कलानिधि अवार्ड या संगीत कलानिधि अवार्ड। तो सिंपल याद रखना, संगीत कलानिधि 2024 का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है, तो सिंपल याद रखना आपके टीएम कृष्णा को दिया गया है। सिंपल वन लाइनर। अब ये है क्या समझना, आपने देखा होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अवार्ड दिए जाते हैं ना, आपने सुना होगा ना कि म्यूजिक इंडस्ट्री में अवार्ड दिए जाते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखना सिंपल सा, जो साउथ म्यूजिक इंडस्ट्री या कह सकता हूँ कन्नड़ म्यूजिक इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसको या क्या बोलते हैं साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री जो है बेसिकली साउथ इंडियन म्यूजिक, उसके अंदर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है, संगीत कलानिधि, हाईएस्ट अवार्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। कन्नड़ इसीलिए बोला मैंने, कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका एस्टेब्लिश किया गया था मद्रास म्यूजिक एकेडमी के अंडर। और मद्रास म्यूजिक एकेडमी कब बनी थी, 1927 में। कब बनी थी, तो याद रखना, जो आपने एक नाम सुना होगा कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस के हर साल सेशन होता है। तो कांग्रेस पहली बार बनी कब थी, तो 1885 में बनी होती है, ठीक है। और जब बनी थी तो इसका पहला सेशन कहां पर हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा गोकुलदास, ठीक है, गुरु गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में इसका क्या हुआ था, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में पहला सेशन हुआ था, जो कि कहां पर है, बॉम्बे, ठीक है। तो ऐसे इसके हर साल क्या होते थे सेशन, और दिसंबर में होते थे। तो हुआ क्या कि इस कांग्रेस का 1927 में सेशन हो रहा था, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस सेशन हो रहा था, कहां पर, मद्रास। तो उस मद्रास सेशन के अंदर इस बात को उठाया गया कि जो आपका कार्नेटिक म्यूजिक है उस इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए, एक बेसिकली अथॉरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो क्या बनाया गया, मद्रास म्यूजिक एकेडमी बनाई गई 1927 में।
आफ्टर दैट इन 1942 क्या किया गया, ये जो अवार्ड आपके सामने लिखे हुए हैं ये अवार्ड दिए जाने की शुरुआत की गई। तो इस बार का किसको मिला है, तो इसको मिला है, ठीक है, टी.एम. कृष्णा को। कब से शुरू हुए थे, 1942 से। कौन देता है, तो मद्रास म्यूजिक अकेडमी देती है। ये कब बनी थी, 1927 में बनी थी, ठीक है। इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और उसके साथ में क्या दिया जाता है, बिरुदा पत्र, यानी कि एक साथ में एक वो दे दिया जाता है, सिंबल दे दिया जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है नेट जीएसटी ग्रोथ स्लम्प्स एट 3.3% इन दिसंबर एज रिवेन्यूज ड्रॉप एंड रिफंड्स राइज 45%। देखो पहले क्या होता था, एक होता है स्टेट, ठीक है, एक होता है सेंटर, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। ये स्टेट पहले टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है, ये सेंटर अपने नाम का टैक्स कलेक्ट करता था। तो कुछ पैसा ये ले लेता था लोगों से, मैंने कहा ये तुम हो, तुमसे कुछ पैसे इन्होंने ले लिए, ठीक है, कुछ पैसे इन्होंने ले लिए। फिर क्या हुआ, 101 यानी कि 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और जीएसटी का नाम दे दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 और कब से लागू हो गया, 1 जुलाई 2017 से। अब ये जो स्टेट टैक्स इकट्ठा करता था, ये पूरी पावर छीनकर पूरी पावर दे दी गई सेंटर को, ठीक है। और जो नया टैक्स बनाया गया, उस नए टैक्स का नाम दे दिया गया, समझना, उस नए टैक्स का नाम दे दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और उस नए टैक्स के अंदर दो पार्ट बना दिए गए, एक आपने देखा होगा सीजीएसटी बना होता है, ठीक है, सेंट्रल, और एक बना होता है एसजीएसटी। जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते होंगे, कुछ बिल मंगवाते होंगे, तो उस बिल के अंदर लिखा रहता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। एक और लिखा रहता है, वो होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या है, तो ये सेंट्रल जीएसटी है, ये स्टेट जीएसटी है, ये इंटर, या कह सकता हूं कि उन दोनों के बीच का इंटर जीएसटी, यानी कि कुछ स्टेट भी लेगा, कुछ सेंटर भी लेगा। यानी कि एक स्टेट का प्रोडक्ट अगर दूसरे स्टेट में बिक रहा है, तो उस केस में जो टैक्स लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्टेट जीएसटी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 3 उसमें लिखी होती है, आपने गौर से देखा होगा। तो ये पूरा का पूरा पैसा जो होता है, ये पैसा ले लेती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को, ये ले लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ले गई। तो इस बात से नाराज कौन है, स्टेट नाराज है, ठीक है। अब स्टेट कहते हैं कि देखो, नाराजगी का रीजन ये है कि मान लो तुमने 100% पैसा लोगों से लिया, ठीक है, तो ये पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट वापस किनको दे देती है, बांट देती है। तो जो पैसा वापस बांट देती है, तो उसको हमने क्या कहा, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी इसके आगे एक आर्टिकल है बहुत अच्छा, उसमें मैं दोबारा इन चीज़ों का डिस्कशन करूंगा। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का काम है कि जितना पैसा सेंटर ने इन स्टेट से लिया, उसका कितना परसेंट पैसा देना पड़ेगा। तो जितना परसेंट पैसा देना पड़ेगा, इसका रीएलोकेशन ऑफ द टैक्स मनी को कौन मैनेज करता है, तो फाइनेंस कमीशन करता है। जिसका आर्टिकल कौन सा है, तो उसका आर्टिकल 280 बना हुआ है, 5 आदमी होते हैं उसके अंदर, समझ गए। तो उससे क्या है कि जो दूसरे स्टेट है वो भी दुखी रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा किसका कॉन्सेप्ट था, जीएसटी का। आपने पढ़ा होगा अभी पॉपकॉर्न के ऊपर, इनके ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया, जो लग्जरी आइटम्स है उनके ऊपर बढ़ा दिया गया। और ये तो ये भी ठीक है कि जीएसटी आ गया तो आपके टैक्स खत्म हो गए। पहले वेट था, वैल्यू एडिड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, दुनिया भर के टैक्स हमें पढ़ने पड़ते थे बेसिकली, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस बार का देखो, हर बार क्या होता, अगर आप इस चार्ट को ढंग से देखोगे तो अप्रैल के अंदर ही हाई था, फिर जून में कम हो गया, अगस्त में फिर थोड़ा बढ़ गया, अक्टूबर में बिल्कुल डाउन चला गया, दिसंबर में बढ़ गया, और इस बार फिर क्या हो गया, घट गया। तो बेसिक सा याद रखना, ये किसकी बात कर रहा है, जो हमें जीएसटी से पैसा वसूल होता है। जीएसटी बेसिकली है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया था, तो 2017 में आया था। कौन सा अमेंडमेंट था, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और जब भी आपको पता है कि अमेंडमेंट से कोई नई चीज जुड़ती है, तो वो किसी ना किसी आर्टिकल में जरूर जोड़ी जाती है। तो याद रखना, आर्टिकल 246 का ए पार्ट बात करता है, स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द टैक्स जीएसटी। स्टेट टैक्स जो आएगा जीएसटी में, वो स्टेट लेगा, पर ऑटोमेटिकली जाएगा कहाँ, सेंटर के पास, ठीक है। लेकिन
अगर आपसे पूछे कि उस पैसे का मैनेजमेंट कौन करेगा, कौन कितना % टैक्स देगा, कौन 0% आइटम पे रहेगा, कौन किस पे 5% लेंगे, ठीक है, किस पे 12% लेंगे, किस पे 18% लेंगे और किस पे 28% लेंगे। आजकल इसको बढ़ाकर 35% की बात की जा रही है। एक तो बोला 35 छोड़ो, तुम तो 40 ही कर दो इसका, मोटा मोटा, है ना। तो वो सब बात की बात है। तो अल्टीमेटली ये पूरा मैनेजमेंट कौन देखेगा? तो ये सारा काम देखता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। और कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? आप जानते हो, वो प्याज नहीं खाते हैं। समझ गए? समझ में आ रही बात? तो आर्टिकल 279 फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये पावर देता है टू मैनेज द टैक्स स्लैब, ठीक है। और 246 से किसको पावर देता है? स्टेट को पावर देता है। ये 2-4 बातें बेसिक सी ध्यान रखना, ठीक है। और सरकार के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? अभी आप पढ़ोगे, जनवरी आ गया है, ठीक है, अभी फरवरी आ जाएगा। जैसे फरवरी आएगा तो फिर से बजट बनेगा। और बजट क्या होता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बजट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। वो क्या होता है तुम्हारा? बजट होता है। जैसे मान लो किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, वो 1,20,000 रुपए खर्च कर देता है, तो 20,000 रुपीज का उसको डेफिसिट हो गया। अगर वो 20,000 रुपए बचा लेता तो उसकी सेविंग हो जाती। तो इंडियन गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाती है? इनसे तो कमाती है, जीएसटी से, ऋण से। तो अगली साल जब जनवरी, मतलब कि इसी साल जब जनवरी फरवरी में बजट आएगा तो उसमें हम फिर से पढ़ेंगे जीएसटी से इतना % रिवेन्यू मिला, 18% जो पैसा था वो सरकार ने जीएसटी से कमाया, तो उसमें फिर ये चीजें काम आएंगी। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा कौन सा? द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। देखो, आप इस आदमी को तो पक्का जानते होंगे ना, हर जगह किसी ना किसी के साथ ये फोटो में दिख ही जाते हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? शशि थरूर। और ये बेसिकली 4th टर्म यानी कि 4थी बार कांग्रेस मेंबर है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम उससे लोकसभा सीट से। अब सिंपल याद रखना, इन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, पार्ट ऑफ कन्वेंशन, डिक्लाइन ऑफ सिविलिटी, द रिप्रेजेंटेटिव इन टूडेज पार्लियामेंट, डिसरप्शन एंड कॉन्टेम्प्ट, इनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये बंदा बोल तो ठीक रहा है। क्या बोल रहा है समझना। एक जमाना था, पूरा एडिटोरियल डिस्कस करने लायक, बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है इन्होंने। एक जमाना था कि जब पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा। फिर कहा गया कि यार लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, लोगों को नहीं पता चलता। तो बोले यार इनका टीवी लगा दो। तो आप कभी भी देखते हो तो लोकसभा टीवी आता है एक, ठीक है, एक राज्यसभा टीवी आता है। जब भी चाहो इसको देख सकते हो खोल के, लाइव इसके ऊपर डिबेट देखने को मिल जाएगी। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। इस लोकसभा टीवी के अंदर एक तरफ बैठे हमारे मोदी जी, ठीक है, और एक तरफ बैठे हैं, इसी में लीडर ऑफ अपोजिशन में कौन बैठे हैं? राहुल गांधी, ठीक है। अब मैं ये सोच के लोकसभा टीवी लाइव देख रहा था, इसको लाइव इसलिए किया गया था कि भाई ये क्या बात करते हैं, इसको देश लेकर इनको मोदी जी को बारे में मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बहस होती है किसी टॉपिक पे तो ये किस पॉइंट से इस बात को रखते हैं कि मैं देश को इस मुद्दे पर आगे ले जाऊंगा। और जब ये कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तो ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बेसिकली जो आपके राहुल गांधी हैं, ये उस बात का कैसे अपोज करता है और इसके विजन क्या है, ताकि मैं इन लोगों के विजन देखूं और अगली बार जब सरकार बनाने का टाइम आए तो मैं इस बात को डिसाइड कर पाऊं कि मुझे किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, तो मैं किसको वोट दूं किसको ना दूं, मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा। लेकिन होता क्या है, ये इसको क्या कहेगा और ये इसको क्या कहेगा, ये इसके ऊपर सीधा अटैक करेगा किसको लेकर, नेहरू, गांधी, महात्मा गांधी, ये सब, ये इधर से बोलेगा अडानी, अंबानी, ये मोदानी, ये सब। तो बेसिकली ये जो चल रहा है पार्लियामेंट में, क्या ये मेरे देश के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में इन्होंने यही समझाया जो हमें भी समझना चाहिए। देखो, ये लोग यहाँ पर बैठकर इतनी बकवास करते हैं, देश के डेवलपमेंट की बात नहीं करते, इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। क्योंकि जब मेरे पास वोट देने का टाइम आता है तो मैं ये सोचता हूं कि यार इस आदमी को मैं वोट दे दूंगा क्योंकि ये मेरी जाति का है, मैं इस आदमी को वोट दे दूंगा क्योंकि ये मेरे रिलीजन का है, मेरी कास्ट का है, मेरा पड़ोसी है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो बढ़िया है, जो भी है। मैं ये नहीं देखता कि इस आदमी के ऊपर 5 रेप केस लगे हुए, इस आदमी के पास इतनी अवैध या कह सकता हूँ इलीगल प्रॉपर्टी है इस आदमी का, मैं ध्यान नहीं देता। जब वो पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, जब किसी का रेप हो जाता है तो मैं कैंडल मार्च निकालने लग जाता हूँ। तो अल्टीमेटली
कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो मैं रेस्पॉन्सिबल। तो इसने इनमें सारी बातों को डिस्कस किया है द सॉरी स्टेट ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, कि वहां पर काम तो हो रहा है लेकिन इतनी दुर्दशा चल रही है उस काम की कि एक टाइम वो था जब वहां पर बातें होती थी, डिस्कशंस होते थे कि देश के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे, गांधी नेहरू ने कुछ कह दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका अपोज कर दिया, इधर से पंडित नेहरू कह रहे हैं ठीक है तुम बहुत सही कह रहे हो, इस बार फॉरेन ट्रिप होगी तो मैं तुम्हें भेजूंगा चाहे तुम फॉरेन मिनिस्टर क्यों ना, अपोजिशन पार्टी में क्यों ना हो। तो ये वाली चीज अब देखने को नहीं मिलती है। तो मैं ये बस यही कहना चाह रहा हूं इसमें कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हमारे इस डेमोक्रेसी को बचाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो पीपल। मैं बार बार आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूं, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बस एक बात याद रखना, पहली लाइन लिखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया हेयर बाय रिजोल्व इंडिया इनटू दिस। तो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है डेमोक्रेसी, वो किसके लिए, हमारे लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। समझ में आ रही है। तो ये कुछ इसकी जो इसमें लिखी हुई बातें उनको मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, ठीक है। हाँ, यहाँ से फैक्चुअल कुछ नहीं है, तुम्हारे समझने लायक बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो तुम थोड़ा बहुत तो समझ चुके होगे, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलते हैं उसके जस्ट आगे। टैकलिंग डिलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो अब समझना, मैंने कहा ये मेरा इंडिया है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये इंडिया है, ये यहां पर विंध्याचल है और ये यहाँ पर सतपुड़ा है, ये यहाँ पर अरावली है, ये यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और ये यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, ये यहाँ मिल जाते हैं नीलगिरी में, ठीक है। याद रखना विंध्याचल माउंटेन से नीचे वाले पार्ट को हम साउथ इंडिया कहते हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं। तो बेसिकली विंध्याचल सेपरेट्स इंडिया इन नॉर्थ एंड साउथ बाउंड्री, ठीक है। सतपुड़ा सेपरेट्स इंडिया इन 2 इक्वल पार्ट्स। याद रखना, जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है, आधा ऊपर आधा नीचे। और विंध्याचल जो है वो विंध्याचल बेसिकली क्या करता है, इंडिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर देता है। तो अभी नॉर्थ और साउथ में दिक्कत क्या है समझना, मैं अभी आपसे जीएसटी समझा रहा था, टैक्स समझा रहा था। सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है, सबसे ज्यादा पैसा कलेक्ट कहां से होता है, तो साउथ की इंडिया के स्टेट से। साउथ इंडियन स्टेट्स कंट्रीब्यूट मैक्सिमम इन द जीएसटी टैक्स रिवेन्यू जो भी है, बट नॉर्थ इंडिया से इतना नहीं आता है। बट अगर आप पॉपुलेशन की बात करोगे, तो पॉपुलेशन ज्यादा किस में है, तो नॉर्थ में ज्यादा है, साउथ में पॉपुलेशन कम है। तो 1971 के आसपास की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन लगभग क्या थी, बराबर थी, कोई फर्क नहीं था, ठीक है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे टाइम पास होने लगा। तो जब एक वर्ड आता है समझना, ये इतनी बात समझ में आ गई, एक वर्ड आता है समझना जिसे हम कहते हैं डिलिमिटेशन, ठीक है। तो आप समझ जाओगे पूरा मुद्दा किसके ऊपर है, ठीक है। बस सुनते रहना ध्यान से, है ना, सब समझ में आ जाएगा। मैंने कहा एक वर्ड होता है डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि मैं अगर इसको हटा दूं तो ये हो गया लिमिटेशन, और लिमिटेशन मतलब उसको डिलिमिट कर दूं, खत्म। तो लिमिट लगी हुई है कि लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी ना, नंबर ऑफ सीट्स वो कितनी होंगी, 545 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इसके अंदर मैंने ये भी कह सकता हूँ 543 आर इलेक्टेड मेंबर्स एंड 2 मेंबर्स आर क्या होते हैं, 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। और जो नॉमिनेटेड होते हैं वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं। और एंग्लो इंडियन कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी मदर कंपलसरी भारत की हो लेकिन जिसके फादर या ग्रैंडफादर यूरोपियन एक्सेंट, यूरोपियन ओरिजिन क्यों, बट ऐसे लोग भारत में अब कम बचे हैं। तो हमने क्या किया था, हमने याद रखना 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2019 में हमने क्या किया था, इन 2 एंग्लो इंडियन पोस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो नाउ एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 543 सीट्स इन द लोकसभा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इसकी लिमिट को तोड़ के 550 करना चाहता हूं, 550 करना चाहता हूं, दैट विल बी नोन एज डिलिमिटेशन हो जाएगा। लेकिन याद रखना डिलिमिटेशन इज फिक्स्ड टिल 2026। और 2026 तक डिलिमिटेशन फिक्स कब हुआ था, तो बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। ऐसा क्यों हुआ था, 84 सॉरी ना, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था कि साउथ इंडिया वालों ने कहा था, और ये कब के पॉपुलेशन के हिसाब से होगा, याद रखना। अगर डिलिमिटेशन अभी जो चल रहा है, अभी जो नंबर ऑफ जो सीटें हैं वो किसके हिसाब से काउंट होती है, 1971 की पॉपुलेशन से। समझना, 1970 की पॉपुलेशन में कहा गया था कि उस समय
नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आवाज़ नहीं आ रही, दम नहीं है आवाज़ में आज। नॉर्थ और साउथ की पॉपुलेशन थी बराबर, ठीक है। अब एक बात समझना बहुत ध्यान से, जब भी इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, एक एग्जाम्पल बस है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें जो वोट होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पॉपुलेशन पे। क्योंकि उसमें एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने जब आपको पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, वोट वैल्यू ऑफ द एमपी एंड वोट वैल्यू ऑफ द एमएलए। आपको याद भी होगा, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट इज द वोट वैल्यू फॉर्मूला फॉर द वोट वैल्यू ऑफ एमपी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। आपने लिखा है क्लास में, बताना। तो एमपी की वोट वैल्यू निकाली जाती है, उस स्टेट की किसके ऊपर डिपेंड करती है, एमएलए की वोट वैल्यू स्टेट की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। टोटल पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स ऑफ द विधानसभा जो होती है उससे क्या मार दिया जाता है, डिवाइड मार दिया जाता है, इंटू 1/1000 कर दिया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, सीट नंबर जो वोट वैल्यू है उसकी निकल जाती है एमएलए की, ठीक है। अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपको समझ आ रहा होगा बहुत ईजिली। तो उसकी वोट वैल्यू के अंदर डिपेंड कर रही है पॉपुलेशन। तो सोचो, साउथ इंडिया वालों की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, नॉर्थ वाले बढ़ाए जा रहे हैं। अब जब कभी उसकी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, तो जब नंबर ऑफ जो एमएलएज एंड एमपीज विल पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस, तो उस वोटिंग प्रोसेस के अंदर होगा क्या कि जो साउथ इंडिया वाले उनकी तो वोट वैल्यू रहेगी नहीं। जिस आदमी को, जिस रूलिंग पार्टी को अपना कैंडिडेट जितवाना है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो तो नॉर्थ में वो अपना प्रमोशन कर देगा और उसको साउथ की जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको पीछापन तो नजर आएगा ना, वो कहीं ना कहीं तो बैकवर्ड दिखेंगे वो अपने आप को। तो कहा गया कि द पॉपुलेशन विल बी कंसीडर्ड ऑफ 1971 की पॉपुलेशन कंसीडर की जाएगी। और कब तक डिलिमिटेशन फिक्स है, डिलिमिटेशन इज फिक्स टिल 2026 से बाद डिलिमिटेशन होगा। और उसका यूज, उसका डिलिमिटेशन का फॉर्मूला किसके ऊपर लगेगा, या मैं कह सकता हूं कि किसके भी पर 2021 का जो होगा सेंसस उसके भी पर होगा, और वो 2029 के इलेक्शन के बाद लागू होगा। तो हो सकता है नंबर ऑफ सीट बढ़ा दी जाए, हो सकता है घटा दी जाए। बात समझ में आ रही है। डिलिमिटेशन सिंपल सा ये होता है समझना कि मैं जयपुर में रहता हूं, इस जयपुर के अंदर 20 लाख लोग रहते हैं, एंड देयर आर 2 MPs या 2 MLAs आर देयर इन जयपुर, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई, ठीक है, 20 लाख से 40 लाख हो गए, एरिया यहां से यहां बढ़ गया, नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, नंबर ऑफ टोटल एरिया बढ़ गया। तो अब 2 MLAs के बस की बात नहीं है, तो उस जगह पर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बढ़नी चाहिए, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं MLAs, उनकी सीट में कमी ज्यादा होनी चाहिए। ये क्या हो गया, डिलिमिटेशन। तो इनके आर्टिकल्स क्या क्या है, सिंपल याद रखना। आर्टिकल 82 बिलोंग्स फॉर द सेंटर, ठीक है। सेंट्रल के लिए क्या होना चाहिए, आर्टिकल 82 में लिखा है, ठीक है। और अगर स्टेट के बारे में पूछे तो स्टेट का आर्टिकल कौन सा है, तो स्टेट का आर्टिकल आपका 170 में ये लिखा हुआ है। ये 2-4 बेसिक सी बातें याद रखना। कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुका है, तो याद रखना 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 4 बार डिलिमिटेशन हो चुका है। 4 बार कब हुआ था, तो सिंपल याद रखना, एक बार हुआ था 1951 के इलेक्शन सेंसस के बाद, 1961 के सेंसस के बाद, 1972 के सेंसस के बाद, और एक बार हुआ था 2001 के सेंसस के बाद। क्योंकि सेंसस हर 10 साल में होता है, उसके जस्ट 1 साल बाद क्या हुआ था, इसमें डिलिमिटेशन हुआ था। तो अभी डिलिमिटेशन कब तक फिक्स है, तो याद रखना 2026 तक फिक्स है। ये कुछ बातें याद रखना। डिलिमिटेशन प्रोसेस कौन होता है उसमें, तो उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। सिंपल याद रखना। कौन कौन होते हैं उसमें, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, सारे के सारे। वे मिलकर क्या करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं। समझ में आ गई। फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। 2-4 बातें याद रखना, ठीक है। 42nd में क्या कहा था, 84th में एंड 87th में क्या कहा था। द 87th अमेंडमेंट ऑफ 2003 प्रोवाइडेड फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस एंड नॉट 1991 सेंसस, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर, ठीक है। समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स गो फ्रॉम बैड टू वर्स इन बिहार एंड आसाम। आसाम और बिहार में स्टेट के जो ड्रॉप आउट कंडीशन है वो बहुत भयंकर हो चुकी है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो एक्चुअल में है क्या, समझना। होता क्या है, मैंने कहा कि कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को एजुकेशन बहुत जरूरी है, स्कूल एजुकेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से समझना एक लाइन में। तो
मैंने कहा बच्चा कब तक, 0 to 14 ईयर तक की एज का बच्चा, उसको क्या मिलनी चाहिए, उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा कौन, सरकार देगी। तो इस बात को मैंने लिख दिया आर्टिकल 45 में, जो कि पार्ट है डीपीएसपी। एंड व्हाट इज डीपीएसपी? तो सिंपल याद रखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। एंड दीज डीपीएसपीज प्रिंसिपल आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, कोई कोर्ट उसको जबरदस्ती लगा नहीं सकती, करे तो करे, ना करे तो ना करे। तो सोचो अगर उस बच्चे को एजुकेशन नहीं दी गई तो बच्चा बर्बाद, अपना देश बर्बाद, यही तो होगा। तो कहा गया इसको तोड़ो। तो हुआ क्या, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और इसमें 0 to 6 ईयर के बच्चे की एजुकेशन तो रख दी गई, समझना, आर्टिकल 45 में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। पढ़ाओ तो पढ़ाओ, ना पढ़ाओ तो ना पढ़ाओ। उन बच्चों को क्या दिया जाता है, खाना पीना दिया जाता है। इसका मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा अभी, कि उसको बस मिड डे मील मिल जाएगी, और उस मिड डे मील बनने के बाद क्या होगा, वो घर पे खा पी के मस्त आ जाएगा। ठीक, आ गया 6 to 14 ईयर के बच्चे को आर्टिकल 21 के ए में डाल दो, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है, उसको मिलेगी तो मिलेगी। तो याद रखना, एजुकेशन इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, 6 to 14 ईयर के लिए। फिर कहा गया इसी को 6 to 14 ईयर के बच्चे के एजुकेशन को डाल दो किसमें, आर्टिकल 51 के ए में डाल दो, जो कि तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो तुम्हें स्कूल के गेट तक लेकर जाएं, स्कूल वाला तुम्हारे घर नहीं आएगा, सिंपल। तो ये 3 जगह तोड़ दिया गया। बीच में अभी तुमने कल परसों एक न्यूज़ देखी होगी, एक आया था नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, एनडीपी। व्हाट इज एनडीपी, नो डिटेंशन पॉलिसी? ये लागू हुई थी 2009 में, याद रखना, ठीक है, यानी 2010 कह सकता हूं, ठीक है। 2009 में आया था राइट टू, समझना बहुत ध्यान से, राइट टू एजुकेशन। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की डेथ हो गई थी ना, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, और 2010 में एनफोर्स हो गया, ठीक है। अब इस 2009 वाले एक्ट में कहा गया नो डिटेंशन पॉलिसी। पहले क्या होता था कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा 7वीं में फेल हो जाते थे, 4थी में फेल हो जाते थे, 6ठी में फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, वो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई छोड़ दिया। तो बहुत सारे बच्चे फेल होने के डर से पढ़ना छोड़ देते थे, समझना इस बात को, पढ़ते नहीं थे। अब जब पढ़ना छोड़ दिया तो ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होने लगे, देश बर्बाद हो जाएगा। तो नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया। तो 2010 में नो डिटेंशन पॉलिसी हटा दी गई। अब कुछ दिन पहले, यानी पिछले साल, एक मीटिंग हुई, बोले पता करो कि डिटेंशन पॉलिसी हटने के बाद कितने बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं। तो पता चला डिटेंशन पॉलिसी लेने के बाद बहुत सारे बच्चे जो थे वो उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट ले रहे हैं। तो जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसको हटा दिया गया, ये भी याद रखना। अब अगर बच्चा फेल हो गया है तो तुम उसे फेल कर सकते हो, उसको 2 महीने का टाइम मिलेगा कि वो दोबारा से उस क्लास के एग्जाम दे, और अगर वो पास करता है तो उसको 7वीं क्लास में भेजो, अदरवाइज उसको वापस 6th क्लास में रखो। तो ये होती है नो डिटेंशन पॉलिसी, 2 महीने का टाइम देंगे। इससे होता क्या है, एजुकेशन सुधरती है। याद रखना, पहले एजुकेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। पहले क्या होता था, ठीक है मिड डे मील है, एक टाइम का खाना मिलेगा। वाई मिड डे मील स्टार्टेड, क्यों स्टार्ट हुई थी, ताकि घर वालों को लगे कि यार दिन का खाना वही खा लेगा, पढ़ा रहेगा, पढ़ लेगा, कुछ तो कर लेगा, ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ सीखेगा रहेगा, तो खाना भी वही खा लेगा। तो मिड डे मील शुरू किया गया। मिड डे मील कब आया था, तो मिड डे मील याद रखना 1995 में आया था। इसी मिड डे मील को आजकल पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पीएम पोषण दे दिया इसका नाम 2018 में। लेकिन इसका बेनिफिट नहीं हुआ। बच्चा जा रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, मास्टर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। प्राइवेट में तुम मोटा पैसा फेंकते हो तो उनको पढ़ाना मजबूरी है तुम्हें, सरकारी स्कूल में ऐसा होता नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो बच्चे बर्बाद हो गए। तो एक डाटा निकल के आया है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट है वो बैड से वर्स हो गए बिहार और आसाम में। इन सब के बावजूद भी बस खा रहा है, मजे कर रहा है। तो अब दोबारा से नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी गई है, ध्यान रखना। अगर कोई 7वीं में फेल हो रहा है, फेल कर दो, उसको 8वीं में नहीं बैठाना जब तक पास ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भविष्य कब बनेगा, देश का फ्यूचर कब बनेगा, जब तुम्हारे जैसे नहीं, मतलब अच्छे पढ़े लिखे लोग निकल के आएंगे। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है बात। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्या डाटा है थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। पूरा डाटा इसमें लिखा हुआ, हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ASCR क्या, एनुअल
स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट होती है, याद रखना। ये एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट कौन लेकर आता है? तो फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना, प्रथम एनजीओ। और प्रथम एनजीओ कहाँ का है? तो दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, जो कि 2005 में बना था। ये पूरे उसकी रिपोर्ट बनाता है कि कौन बच्चा कौन सी क्लास में प्रमोट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, कितने परसेंटेज बच्चे फेल हो गए, कितने पास हो गए, वो सब बनाता है, ठीक है। इसने बताया कि 80 लड़कियां 100 लड़कियों में से कहां तक पहुंची? सेकेंडरी एजुकेशन को उन्होंने कंप्लीट किया 2024 के अकॉर्डिंग। 2019 में अगर 100 लड़कियां एडमिशन लेती थी तो 73.5% ही पास हो पाती थी, बीच में ड्रॉप आउट कर देती थी। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का जो डाटा है वो तो बढ़ा है। लड़कों का डाटा पहले 2019 में 72.4 था, ये बढ़कर अब हुआ है 77.2। ये ओवरऑल डाटा की बात कर रहा है। सबसे घटिया स्टेट में कौन से है? तो कर्नाटक, राजस्थान, और उसके बाद आपके बिहार और वेस्ट बंगाल, ठीक है। 2-4 बातें सिंपल सी याद रखना, ठीक है। ए टोटल ऑफ 24.8 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन द एकेडमिक ईयर 23-24। द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री said over the past 4 years the enrollment number has hovered around 26 करोड़। तो सिंपल सा आप समझ सकते हो, ठीक है। एजुकेशन की रिपोर्ट इसमें दी गई है, फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अमॉन्ग 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स टू बी इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ऑन जनवरी 15। आप जानते हो इंडियन नेवी कब बनी थी? तो 26 ऑफ द जनवरी 1950 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, सिंपल याद रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कौन बनाता है ये सारी चीजें? तो डीआरडीओ बनाता है, हमने कई बार पढ़ा है, आई थिंक आपकी क्लास भी हुई होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1958 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, सिंपल याद रखना। एसवी कामत क्या है इसके आज के दिन? चेयरमैन है। ये बेसिक सी बातें याद रखना। और इन्होंने किसको इंड्यूस किया है अभी? तो हमारी तीसरी क्या आ चुकी है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आ चुकी है, जिसका नाम क्या है? वागसीर, ठीक है। क्या नाम है जिसका? वागसीर। तो सिंपल याद रखना। टॉप क्लास की 3 है हमारे पास, कौन कौन सी? तो सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन है। वागशीर अभी इंट्रोड्यूस हो रही है 15 तारीख को। द सूरत लास्ट थी प्रोजेक्ट 15B की। एक प्रोजेक्ट था 17A, उसका पहली कौन सी थी? नीलगिरी। तो 3 है स्कॉर्पियन क्लास, नीलगिरी, सूरत, वागशीर, सिंपल 1 लाइनर में याद रखना, ठीक है। ऑपरेशनल डेप्थ, बहुत गहराई में जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस कॉम्बैक्ट सिस्टम है इनके अंदर, ठीक है। किसके साथ मिलकर बनाया जा रहा है? तो एग्रीमेंट विद नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। इंडोजीनियस है, तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सेंटर स्टेट्स रोप इन 54,800 टू मॉनिटर ऑनलाइन कंटेंट रिपोर्ट। देखो आपने देखा होगा ऑनलाइन क्या कंटेंट चल रहा है। 13 साल का बच्चा उस कंटेंट को देखने लायक है कि नहीं है? 10 साल के बच्चे को वो कंटेंट दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? वो 18+ कंटेंट है कि नहीं है? इस बात को मॉनिटर करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, यानी जिसको हम कहते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 10th नंबर पे, 10वें नंबर पे। पहले नंबर पे कौन था याद रखना? पहले नंबर पे आपका था रशिया, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। अगर मैं भारत की बात करता हूं तो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका? तो राजस्थान है। और राजस्थान में भी सबसे पहले नंबर पे कौन है? तो याद रखना भरतपुर। ऑल ओवर इंडिया में सबसे नंबर पहले पे कौन था? तो भरतपुर था, जहां से साइबर क्राइम ऑपरेट होते हैं, ठीक है। अब सिंपल से याद रखना कि कौन सा कंटेंट देखने लायक है, कौन सा कंटेंट देखने लायक नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से हमने क्या बना रखा है? तो आपको पता होगा I4C प्रोग्राम। व्हाट इज I4C? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। मैं फिर बता देता हूं, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, ठीक है। कब बना था? 2020 में बना था, याद रखना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। कहां पर हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसने क्या किया अभी? 54,800 लोगों को एज ए वॉलंटियर इसमें इंट्रोड्यूस किया है, जिनका काम है ये देखना कि इंटरनेट के ऊपर साइबर क्राइम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके लिए वॉलंटरी क्या करना, काम करना। समझ गए? तो सिंपल सा 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। डायरेक्ट मिनिस्ट्री कौन सी है? तो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है। Any material against sovereignty and integrity of India, against defense of India can't be flagged as unlawful content, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। एक्सेसिव नाइट्रेट्स फाउंड इन ग्राउंड वाटर इन 440 डिस्ट्रिक्ट। सिंपल याद रखना। देखो पानी है ना, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत एसेंशियल, आप जानते होंगे, जल है तो कल है, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी आपने, है ना। तो बेसिकली याद रखना जो पानी आज के दिन चल रहा है वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड हो चुका है।
तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 440 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पानी है उसके अंदर नाइट्रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिला है। तो सिंपल याद रखना कितना होना चाहिए नाइट्रेट, 45 mg पर लीटर होना चाहिए, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा चल रहा है। जैसे राजस्थान में 49% है, कर्नाटका में 48% है, तमिलनाडु में 37% एक्सेसिव क्वांटिटी में पाया जा रहा है। समझ में आ रही है? तो सिंपल वन लाइनर में ध्यान रखना। कौन सी बॉडी इसको रेगुलेट करती है? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बना हुआ है, जो कि हमारी नेशनल अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1954 में बनी थी। चलो मुझे पता ना आज का एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। रिपोर्ट FCRA एवोल्यूशन बाय NGOs गवर्नमेंट आस्क CAs। देखो सिंपल समझना, 1976 में एक चीज इंट्रोड्यूस हुई थी जिसे कहा गया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन FCRA, ठीक है। और इसको एक्ट बनाया गया था, याद रखना, 2010 में, 2010 में एक्ट बना था, ठीक है। अब समझना होता क्या है, ठीक है। हुआ क्या, आपने एक नाम सुना होगा NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब NGO में क्या होता है, बेसिकली लोगों की हेल्प करने के नाम पे, या कह सकता हूं कि सर्विस के नाम पर, सोशल सर्विस के नाम पर पैसे की बहुत बड़ी ठगी होती है, कॉमन सी बात है। तो मान लो इस NGO को किसी बाहर की कंट्री से, फॉरेन से पैसा मिला, ठीक है। क्या गारंटी है कि इसने इस पैसे का यूज उस सोशल वर्क में किया कि नहीं किया? कोई गारंटी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के नाम पे कोई NGO खोल रखा था, उसमें किया नहीं किया। तो हो सकता है कि फॉरेन से कोई बंदा यहाँ पर पैसा भेज रहा है, उस पैसे का यूज यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई नेता है, वो उस पैसे का यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, और कल को वो देश का PM बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो क्या गारंटी है कि वो आदमी जो PM बना है वो तुम्हारे देश के लिए काम करेगा, तुम्हारे इंडिया के लिए काम करेगा? क्या गारंटी है कि वो आदमी उस फॉरेन से आई हुई फंडिंग के बिहाफ पर उसका पपेट नहीं बन के काम करेगा? तो क्या इस चीज से मैं देश की सोवरेनिटी को नहीं खतरे में डाल रहा? क्या इस चीज से मेरे देश की इंटीग्रिटी नहीं खराब हो रही? बिल्कुल हो रही है। तो कहा गया कि ऐसा कोई भी हमारे पास डिपॉजिट आता है, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट क्या आता है, पैसा आता है, किसी भी NGO के थ्रू आता है, तो हम उसे क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो याद रखना, FCRA वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1976, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर हमारे जो इंदिरा गांधी जी थी उनके टाइम पर। और इसको एक्ट कब बनाया गया? तो एक्ट एज ए एक्ट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एनफोर्स्ड इन 2010। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अब कहा गया कि रिपोर्ट आई है कि जिसमें NGOs है ना, उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं किया है, मतलब बाहर से फंडिंग हुई है एक्स्ट्रा। तो सिंपल ये चार बातें याद रखना, सिंपल सा याद रखना। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा कि क्या इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? तो याद रखना बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। एक बार अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया तो 3 साल तक उनको दोबारा नहीं मिलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वो भी उनके लाइसेंस को 3 महीने के लिए क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती नजर आती हैं। ऑल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट। अगर मान लो आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप उसके ऑर्डर को कहाँ चैलेंज कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।